मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल करियर पर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और आप लोग मेरी ओर देखेंगे। आप लोग इस थंबनेल पर इतिहास के पन्नों से मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं, आखिर गवर्नर जनरल वायसराय में क्या अंतर है। ये एक ऐसा विश्लेषण है आपको जो शायद अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। आपको मैं आपके चहेते प्लेटफॉर्म पर ले चलता हूं, आपके पढ़ाई की पंचायत पर। ये एक आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नए नए वीडियो, नई नई जानकारी आपके साथ साझा कर रहा है। एक ऐसी बातें जो शायद आपको अन्य कहीं ना मिले या मिल भी रही हो, तो बहुत ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में मैं आपको बहुत सटीक और सरल भाषा में बताऊंगा कि आखिर बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय में क्या अंतर है। मैंने 4 विषय लिखे हैं आप लोगों के लिए और मैं चारों पर बारी बारी चर्चा करूंगा आप लोगों से। पहला मैंने टॉपिक बनाया आपके लिए बंगाल के गवर्नर। ये आपने अक्सर सुने होंगे, अक्सर आप पढ़ते होंगे इन क्वेश्चनों को, चाहे वनडे का कोई एग्जाम हो या फिर आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो या जितने भी एग्जाम हमारे यहाँ हो रहे हैं पीएससी के स्टेट लेवल के, उन एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, ऐसे क्वेश्चन, या भारत का गवर्नर जनरल कौन है, या भारत का वायसराय कौन है। ऐसे क्वेश्चनों को आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि आखिर गवर्नर और गवर्नर जनरल, वायसराय और भारत का गवर्नर जनरल में क्या अंतर है। मैं इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा आपसे और मैं बताऊंगा आपके कि इनमें बहुत नजदीक शब्दों की समानता होने के बाद भी इन शब्दों की सामीप्यता है आपस में, लेकिन क्या बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो पर कि कैसे ये शब्द पर्यायवाची जैसे हैं, लेकिन ये अर्थ की दृष्टि से ही नहीं बल्कि फैलाव की दृष्टि से भी बहुत बड़े माने जाते हैं आपके, क्योंकि इन शब्दों का एक बहुत बड़ा मतलब है। जैसे मैं बात करूंगा आपसे इस क्रम में पहले टॉपिक पर कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन रहा, मैं बात करूंगा। ज्यादातर बच्चे ये रट लेते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता है कि इस बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल में क्या अंतर है। मैं उससे रूबरू कराऊंगा आप लोगों को। जैसा कि आपको नॉर्मल जानकारी, जिसमें मैं अपनी सीधी बात कहता हूं, सीधी बात यह है कि बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ये आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधी बात से भी आता है। और लॉर्ड क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा और दोनों बार कुछ ऐसा अद्भुत काम कर गया जिसके लिए इतिहास और विशेष तौर पर ब्रिटिश सरकार इसकी ऋणी है। पहली बार जब क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना तो ये चूंकि इसके शासन का जब ये था उस समय, तो इसी के समय पर प्लासी का युद्ध हुआ और उस प्लासी के युद्ध में एक ऐसी बड़ी सफलता इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिलाई जिसके स्वरूप इसको एक बड़ा पुरस्कार मिला और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला सही अर्थों में गवर्नर था, इसलिए कहा जाता है ये बंगाल का पहला गवर्नर था। चूंकि इस पहली बार जब गवर्नर बना तो इसका कार्यकाल 1757 से 1760 तक रहा और दूसरी बार ये 1765 से 67 तक रहा। क्योंकि मेरा लक्ष्य यहाँ पर आप लोगों को क्लाइव के बारे में नहीं बताना है, मेरा उद्देश्य है गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है। जब मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि क्लाइव की जिंदगी क्या थी और बिल्कुल ऐसी जिंदगी। फिर भी क्लाइव के बारे में 2 पंक्तियां जरूर बताऊंगा आप लोगों को जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लाइव एक क्लर्क के तौर पर आया था, क्लर्क, ये आप थोड़ा महत्वपूर्ण मान लें, क्लर्क के तौर पर। क्लर्क को लिपिक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, क्लर्क को लिपिक कहते हैं। इस बात को आप लोग जान लेंगे, लिपिक। लेकिन इतना अधिक योग्य था। क्लाइव के समकालीन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुआ करता था, लेकिन डुप्ले भी एक योग्यतम था और क्लाइव भी योग्यतम था, लेकिन दोनों में बहुत तगड़ा अंतर था। डुप्ले एक अच्छा प्रशासक था, डुप्ले एक अच्छा प्रशासक था, लेकिन क्लाइव एक योग्यतम सेनापति भी था और प्रशासक भी था और इसके अंदर सारे गुण थे। इसलिए डुप्ले ने फ्रांस के लिए जिन चाबियों को, जिस व्यवस्था को मद्रास में खोजने का प्रयास किया, उसे क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी प्लासी के युद्ध से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर रहा है। और एक बात और बताऊंगा इसके बारे में, ये जब यहां से 1767 में चला गया तो इस व्यक्ति ने आत्महत्या की। यहां पर 1774 में आत्महत्या द्वारा इसने जीवन को समाप्त किया। आत्महत्या, ये क्वेश्चन अभी अभी एग्जाम में आपके आया है कि वो कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर है जिसने अपने जीवन को आत्महत्या के द्वारा समाप्त कर लिया। तो आपको उत्तर होगा वो गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव। मैं हालांकि मैं तो कुछ और विश्लेषण कर रहा हूं आप लोगों से, लेकिन यह भी जरूरी है कि बंगाल का कौन गवर्नर है
जिसने आत्महत्या द्वारा अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, तो माइंड में ऐसे मेकिंग कर लीजिए कि जिस वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अगले ही वर्ष रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। यानी आत्महत्या द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने वाला कौन सा बंगाल का गवर्नर है? तो ये भी पहला बंगाल का गवर्नर ही बना है और ये पहला गवर्नर था इस तरीके से जिसने सुसाइड के द्वारा अपने जीवन को समाप्त कर लिया। ये थोड़ा सा इसको देख लेंगे यहां से 1774 में। अब मैं बताऊंगा आपको कि बंगाल का गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल में क्या अंतर है, जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हम उस बात को जाने कि बंगाल का गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल क्या अंतर है, जो आपको इंतजार है इस बात का। तो आपको मैं ले चलता हूं उसी बात पर। जब अंग्रेजों का शासन यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव कब रखी गई है? 1757 के बाद, 1757 में ही रखी गई है, प्लासी के युद्ध के बाद से। यद्यपि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां पर अपने पहले कारखाने की स्थापना यहां 1608 में कर चुकी है। कहां कर चुकी है? 1608 में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित कर दिया। कहां पर? सूरत में। लेकिन यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो दौर है वो 1757 तक ये व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करीब 150 वर्ष तक, मैं अगर यहां से लेके यहां चलूं आपको, तो इन 150 वर्षों में भारत को अधिक मुनाफा पहुंचाया और कंपनी ने अपना भारत में फैलाव कर रही थी। लेकिन राजनीतिक तौर पर डेवलपमेंट जो हुआ है वो प्लासी के युद्ध से हुआ है और कंपनी ने नींव रखी है वो 1757 में ही रखी है। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में पहला गवर्नर कौन है? तो आप बताएं, लॉर्ड क्लाइव। जब कंपनी का शासन केवल बंगाल तक सीमित है, केवल बंगाल तक, और बिहार तक सीमित है और उड़ीसा तक सीमित है, तो इनका जो प्रसार है, फैलाव है, वो गवर्नर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जैसे ही 1773 का ये रहा रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये एक्ट आया जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया, एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। इस एक्ट के द्वारा पहला गवर्नर जनरल बंगाल का, पहला गवर्नर जनरल किसे बनाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसका कार्यकाल है 1772 से 1785 तक, यानी मैं कह सकता हूं 1772 से 1785 तक। मैं आपको एक बात और साझा करना चाह रहा हूं। जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो इसको अब यहां बंगाल के अलावा बंबई और मद्रास का क्षेत्र भी दे दिया गया आपके। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार या प्रसार बंगाल के अलावा बंबई और मद्रास पर भी हो गया, तो अब वो बंगाल का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर जाना गया। आप समझ गए होंगे अंग्रेजों का जैसे जैसे प्रसार हुआ है, उन्होंने विस्तारित नीति की क्षेत्रों पर, तो उस पद का नाम भी बदलता गया है। जो डेजिग्नेशंस हैं, यानी पहले गवर्नर पद होता था, अब वो पद का नाम हो गया गवर्नर जनरल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहां से कि आखिर ये पद नाम आखिर गवर्नर से यहां था, ये बंगाल का पहला गवर्नर से गवर्नर जनरल कैसे हुआ। यानी कि जब अंग्रेजों का शासन केवल बंगाल तक है, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा ओनली, यहां तक जब शासन है, तो पद का नाम क्या है? बंगाल का गवर्नर। लेकिन जैसे ही इनके अधिकार क्षेत्र में बंगाल के अलावा जैसे ही बंबई और मद्रास का क्षेत्र भी आ गया, तो क्या कहलाए? वो कहलाया बंगाल का गवर्नर जनरल। मैं कह सकता हूं इसको ऐसे समझाने के BBM। मैं अपनी देसी भाषा में कहता हूं बम बम भोले। क्या कहता हूं मैं? बम बम भोले। बम बम माने यानी बंगाल और बंबई और मद्रास, यानी कि जब उनके अंदर में बंगाल का क्षेत्र, बंबई का क्षेत्र और मद्रास का क्षेत्र आ गया, तो अब वो क्या कहलाया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। और इस क्रम में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग्स माना जाएगा, क्योंकि ये 1772 में आ गया है। यानी एक वर्ष तक वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर के तौर पर भी काम किया है, और फिर यहां से 1773 से उसने 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर भी काम किया। यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि मेरी बात आपके जहन में बैठ जाए, वो आपको याद हो जाए। क्योंकि मैं पहले से कहता रहा हूं, पढ़ाई के लिए रगड़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई के लिए घिसाई बहुत जरूरी है। अगर रगड़ाई नहीं तो पढ़ाई नहीं, रगड़ाई का होना बहुत जरूरी। यानी कि पढ़ाई और रिवाइज
दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर चीजों को हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो चीजें लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में नहीं रहेंगी। अगर चीजें लंबे समय तक आपको रखनी है तो उनकी नियमित प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में मैं आपको आगे लेकर जाऊं, थोड़ा सा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बता देता हूं। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स वो पहला व्यक्ति है जब ये 85 में लौट के गया यहाँ से, कहां, ब्रिटेन। तो इस पर कुछ घटनाक्रमों के तहत इस व्यक्ति पर ब्रिटिश संसद ने यहां पर 1787 में यहां पर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई। क्या चलाई? महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई। इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यानी महाभियोग की प्रक्रिया को सहने वाला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? आप बताएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल है जिसने की प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया को सहा। यद्यपि इस महाभियोग से इसे बाद में बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन इस महाभियोग को सहने वाला, क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि आप भारत में रहते हुए आपने बहुत तगड़े और बड़े भ्रष्टाचार किए, लेकिन आपको इन महाभियोग के आरोपों से बरी कर दिया ब्रिटिश संसद ने। लेकिन इस महाभियोग के जो प्रक्रिया है इसको सहने वाला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? आप बताएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स। इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा आपसे। आप एक लाइन लिख लेंगे, यहां पर नोट कर लेंगे कि 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट से ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। यानी कि ये अगर कानून ना होता तो शायद बंगाल के गवर्नर जनरल पद की स्थापना भी न हुई होती। ये वही कानून है जिससे बंगाल का गवर्नर जनरल बना। यानी कि अंग्रेजों का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलाव होने लग गया। अब उनका विस्तार बंगाल के अलावा, यहां के अलावा, यानी कि इनका फैलाव बंगाल के अलावा कहां हो गया? अब आपके, अब इनका विस्तार बंबई और मद्रास जैसे क्षेत्रों पर भी हो गया। अब 3 प्रेसिडेंसियां हो गई, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास। मैंने कहा बम बोले, कहा मैंने आपको देसी भाषा में बताया। बी माने बंगाल, बी माने बंबई और एम माने मद्रास। इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं वॉरेन हेस्टिंग्स का अगले वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी एक बड़ी चर्चा लेकर आ रहा हूं आपके, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने आपके एक्ट हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट है, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट है, चाहे वो 1833 का कानून चार्टर एक्ट है, चाहे वो 1858 का कानून है, चाहे 1861 का कानून है, और फिर बाद में 1909 का मार्लिमेंटो, 1919 का चैम्सफोर्ड मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको नंबर देकर ही जाएगा, उसे हम बिना पढ़े रह नहीं सकते। उस पर चर्चा करूंगा, आप लोग तैयार रहेंगे मेरे अगले वीडियो पर। लेकिन फिलहाल मैं चर्चा कर रहा हूं बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय। मैं आपको इस क्रम में भारत के पहले गवर्नर जनरल चर्चा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न क्या है? प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोबारा बोल रहा हूं मैं आपसे, प्री प्राइमरी स्तर पर NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से फटाफट मोबाइल उठाइए और कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास भेज दीजिए। इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैंने आपको अभी जो पिछला वीडियो मैंने दिया है आपको, वहां मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारत का पहला डिजिटल वाटर पार्क कहां है, मैंने पूछा था। तो उसका सही उत्तर क्या है? उसका सही उत्तर है, उसका नाम क्या है? तो नाम उसका एक्वेरियम है। क्या नाम है उसका? एक्वेरियम नाम है उसका। और कहां स्थित है वो? बेंगलोर में स्थित है। अगर मेरे को क्या नाम है? डिजिटल वाटर बैंक। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कौन सा है? तो उसका नाम है एक्वेरियम। क्या नाम है? एक्वेरियम नाम है। और वो कहां स्थित है? वो बेंगलोर में स्थित है, यानी कर्नाटक में। एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था, तटस्थ कार्बन खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तटस्थ कार्बन खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप बताएं वो राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। ये दोनों सही उत्तर हैं। जिन बच्चों ने इसके उत्तर भेजे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, उन्होंने सही उत्तर भेजे मेरे पास। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा अभी प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? एक तेजी से उत्तर बताइए और कमेंट के माध्यम से मुझे भेजिए। और भर भर के शेयर करिए इस बात को, और कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इसको जल्दी जल्दी शेयर करा दीजिए इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जहां जहां तक आपके पहुंच है। इसको अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगाइए, जहां लगा सकते हैं इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि ये ऐसी अबूझ एक पहेली बता रहा हूं मैं आपको, जिसे जल्दी से कोई आपके साथ साझा नहीं करेगा। आप बने रहेंगे। एक प्रश्न आपसे और पूछ रहा हूं, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? AI एजुकेशन को, यानी स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? देश का पहला राज्य कौन सा है? 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे। प्री प्राइमरी स्तर पर
नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और दूसरा, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेजी से इनको उत्तर बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए आपके जल्दी से। अब मैं आपको ले चलता हूं वहीं पर जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो पहला गवर्नर जनरल सब बताते हैं, बहुत सीधी सी बात, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इसको आप रट लेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, और ये व्यक्ति 1828 से 35 तक रहा है। आपको जानना चाहिए ये व्यक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने 1828 से लेकर के यहां तक और 1833 तक यहां तक बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर भी काम किया है। लेकिन जैसे ही 1833 का चार्टर एक्ट बनकर आया, चार्टर एक्ट आया, क्या बनकर आया? जैसे ही 1833 का चार्टर एक्ट बना, चार्टर एक्ट बना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये व्यक्ति अब इस पद का नाम, जो पद का नाम गवर्नर जनरल था बंगाल का, अब कर दिया भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब अंग्रेजों का विस्तार बंगाल, बंबई, मद्रास के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों पर हो चला, अर्थात इनका विस्तार अब फैल रहा था। अब ये विस्तारवादी हो चले थे, इसलिए इनका फैलाव जैसे ही बंगाल के अलावा, बंबई के अलावा, मद्रास के अलावा अन्य भागों में भी हुआ, तो अब ये पद कहलाया भारत का गवर्नर जनरल, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और भारत का गवर्नर जनरल किस कानून से बनाए? तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट से ये पहला पद बनाए। तो मैंने 2-3 बार बताया आपको, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव यानी लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बता दिया मैंने अंतर। जब बम भोले यानी बंगाल और बंबई और मद्रास के अलावा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भारत के अन्य प्रदेशों में, अन्य क्षेत्रों में हुआ, तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और इस क्रम में बनने वाला पहला कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यद्यपि इसने यहां 5 वर्ष तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं, और 2 वर्ष तक ये व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल भी रहा है। इसके बारे में बहुत सारी बातें, सती प्रथा का उन्मूलन करने वाला, ठगी प्रथा को समापन करवाने वाला, इस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूं, बेंटिक का जीवन परिचय नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो गवर्नर जनरल वायसराय पे चर्चा कर रहा हूं। मेरा अगला वीडियो होगा इन सब बातों को लेकर होगा, कैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हमारे यहाँ चले और इनकी क्या भूमिका रही है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपको एक छोटे से अन्य वीडियो में। वो छोटा विश्लेषण होगा लेकिन बहुत सटीक और एक तरीके से होगा, जो आपके लिए एग्जाम में प्रश्नों की सुनामी लेकर आएगा। वहां बने रहेंगे इस वीडियो पर। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसके बारे में एक बहुत तगड़ी बात यह है कि इनके समय में जो शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति ने भारत में क्या दिया? उस शिक्षा नीति ने दिया अंग्रेजी शिक्षा नीति। क्या दिया है? उस शिक्षा नीति ने अंग्रेजी शिक्षा को दिया, और वो शिक्षा नीति भारत में एक लंबे समय तक यानी कि आजादी के बाद भी चलती रही। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति को भारत में थोपने वाला यदि कोई गवर्नर है तो कौन है? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। यद्यपि कुछ सुधार भी किए, मैंने पहले बताया, सती प्रथा का उन्मूलन या आपका ठगी प्रथा का अंत, ऐसे बहुत सारे बातें जो विलियम बेंटिक के बारे में, उन पर मैं चर्चा करूंगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन यहां आप देख लेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक को। एक बात और कर सकते हैं आप, जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे अंग्रेजों का विस्तार क्रम भारत में शोषणकारी होता जा रहा है, कंपनी जैसे जैसे भारतीयों का शोषण कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है यहाँ के लोगों को, तो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, जो हमारे यहाँ छोटे छोटे साहूकार हैं, व्यापारी हैं, वो वर्ग मरता जा रहा था, हमारा मध्यम वर्ग कुचला जा रहा था, महंगाई के चलते, बेरोजगारी के चलते, शोषण के चलते। उस क्रम में कहीं ना कहीं भारत में एक विद्रोह की भावना एक पैदा हो रही थी, बलवती हो रही थी। उस भावना ने मजदूर किसानों को एकजुट कर दिया और वो भारत में उठ खड़े हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। और उसकी परिणति क्या है आप जानते होंगे। उसकी परिणति है, यहां बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चूंकि उसी में वायसराय का पद निहित है। और वो बड़ी परिणति है 1857 का महाविद्रोह। लोग इसको विद्रोह कहते हैं, लेकिन मैं इसे महाविद्रोह कहता हूं, क्योंकि मैं चर्चा कराऊंगा आपको 1857 की क्रांति पर, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि विद्रोह नहीं था, एक महाविद्रोह था, बल्कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय इतने लोग एकजुट हुए, तो वो भी किसी राष्ट्रीय आंदोलन से कम नहीं रहा होगा उस समय। मैं बाद में चर्चा करूंगा इसके ऊपर आपके एक नए वीडियो में कि 1857 की क्रांति क्या है और ये विद्रोह क्या है और क्या क्या इसमें हुआ। अब मैं बताऊंगा आपको, जब ये विद्रोह हो गया 1857 का,
तो इस विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी, मैं अगर इसको एक अन्य तरीके से कहूं तो ब्रिटेन के क्राउन जिसे हम ताज भी कहते हैं, भारत का शासन सीधे तौर पर अपने हाथों में ले लिया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सारे राजनीतिक अधिकार छीन ले गए और भारत का शासन सीधे तौर पर अब महारानी के हाथों में आ गया, प्रत्यक्ष तौर पर यहां पर। और महारानी ने जैसे ही भारत का शासन अपने हाथों में लिया, आप जानते होंगे उस एक्ट का नाम है 1858 का एक्ट। इसको मैं और सही तरीके लिख देता हूं, 1858 का एक्ट। यानी कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब आया है? 1858 के कानून से आया है। और यहीं पर ब्रिटिश महारानी का सीधा नियंत्रण आ गया। और जो पद अभी तक गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब पद नाम क्या हो गया? वायसराय हो गया। यानी कि वायसराय पद का मतलब ही है कि भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर में आ चुका है, ब्रिटिश महारानी के अंडर में आ चुका है। कई बच्चे पूछते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी तो ब्रिटेन की है। सही बात है, वो ब्रिटेन की है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी अप्रत्यक्ष रूप से भारत का शासन देख रही थी, लेकिन यहां से वो डायरेक्टली शासन भारत का इनके हाथों में आ गया। और अब जो गवर्नर जनरल का पद है क्या हो गया? वायसराय। वैसे वायसराय पद को यदि मैं खोलूं थोड़ा सा संक्षिप्त में, तो मैं बता सकता हूं यहां पर आपको कि वायस दो वर्डों से मिलकर बनाए। वायस माने होता है उप और राय माने होता है प्रमुख। ये राय माने होता है प्रमुख, यानी उप प्रमुख। तो मैं कहूंगा अगर वायसराय पद अगर ये उप प्रमुख है, कह नहीं तो प्रमुख कौन है? तो प्रमुख है ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन के महाराज, यानी जो भी क्राउन होगा उस पर, क्राउन माने जिसके ऊपर ताज होगा वो प्रमुख कहलाएगा। क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी टेरिटरियां थी, बहुत बड़े क्षेत्र थे, वो सब जगह सीधे तौर पर शासन करने नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपने वायसराय नियुक्त किए, अपने उप प्रमुख को नियुक्त किए, इसलिए गवर्नर जनरल पद का क्या बन गया? अब वो वायसराय बन गया। तो अब रट लेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी इस क्रम में, क्योंकि ये व्यक्ति 1800 यहां बताऊंगा 1856 से लेकर के 57 तक यहां पर ये व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल भी रहा है। और उसके बाद 1857 से लेकर, यही बता देता हूं मैं आपको, 1857 से लेकर के यहां से और 62 तक, यानी करीब 5 साल ये व्यक्ति भारत का वायसराय रहा। और ये पद चलता रहा लंबे समय तक। कब तक? लॉर्ड माउंटबेटन तक। यानी कि अंतिम वायसराय कौन है भारत का? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। चूंकि भारत की आजादी तक ब्रिटेन की महारानी का भारत पर सीधा नियंत्रण बना रहा। मैं कह सकता हूं कि 1857 से लेकर 1947 तक, यानी कि 90 वर्ष तक ब्रिटेन की महारानी ने भारत पर सीधा शासन स्थापित किया। तो ये मैंने आपको इनमें अंतर बता दिया है। अब मैं आपको इसी क्रम में इस वीडियो के अगले चरण में जाऊंगा। आप लोग सब इस वीडियो बने रहेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मैं आपको ऐसे नई बातें, ऐसे नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मैंने पैड पे क्लास बनाई है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल आपके लिए। यूपी पुलिस पर और सीजीएल पर और एमटीएस के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। जिन बच्चों का एमटीएस का एग्जाम है अभी सितंबर के महीने में, आपके लिए एमटीएस की स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूं। सब लोग इस वीडियो बने रहेंगे और इस वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपको आपके आज की इस पंचायत में आज के इतना ही, मैं यहीं पे आप इस चर्चा को समाप्त करूंगा। आप सब लोग वीडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। और हम लोग जो अगले वीडियो में आएंगे आपके, उस वीडियो में आपके लिए पॉलिटी के कुछ पन्नों पर चर्चा लेकर आ रहा हूं, यानी कि राज व्यवस्था के पन्ने। कई बच्चों ने कमेंट में भेजा है कि इकोनॉमिक्स की क्लास पर कुछ कर दीजिए, तो मैं आपके इकोनॉमिक्स से कुछ चैप्टर लेकर आ रहा हूं और बहुत तेजी से लेकर आ रहा हूं। अगले 15 दिनों में इकोनॉमिक्स की कई सारी नई सीरीज लेकर आ रहा हूं, अर्थव्यवस्था की। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद भूगोल पर चर्चा करूंगा आपके, और अभी स्ट्रेटेजी पर मेरी चर्चा चल रही है, लेकिन ये चर्चा तभी रहेगी जब वीडियो को आप और जगह पहुंचाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः शुक्रिया आप लोगों का। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।